नमस्कार दोस्तों, टेक आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था कि पढ़ाई को कैसे किया जाए, किस तरह से अपन पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। इस विषय में और भी मुझे बोलना है, लेकिन उसके लिए फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। इसके पहले वाले वीडियो में हम सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस पे चल रहे थे, जिसमें टॉपिक 2 किया था और उसमें हमने पढ़ा था दुर्घटना के कारण। यहाँ एक चीज़ है कि हमारे साथ में एक समस्या है कि हमने ये तो देख लिया कि दुर्घटना के कारण क्या क्या है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से दुर्घटना घट तो जाती ही है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दुर्घटना होने के बाद क्या करना है। यहाँ सीधी सीधी बात है कि हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि दुर्घटना में क्या क्या घटा है और कितना नुकसान हुआ है, उसका पहले जायज़ा लिया जाए और इसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी दुर्घटना घटती है तो उसका एक पहला जो प्रारूप है वो ये है कि अगर उसमें कोई जनहानि होती दिख रही है तो कोशिश ये करना है कि उस व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता पहुंचाई जाए। अगर मान लो आप बहुत तेज़ी से मेडिकल फील्ड या मेडिकल हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक वगैरह तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो पहला दायित्व ये है कि उसको उस पोजीशन में लाया जाए कि वो वहाँ तक जा सके। कुल मिला के बात ये है कि उसको उस समय तक के लिए बचाना है। इसी के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है फर्स्ट एड बॉक्स की। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्थाएं होती है। और ये है कि वहाँ पर कुछ एक्टिव जो लोग होते हैं, मतलब हर शॉप फ्लोर से चुने जाते हैं कुछ 4 या 5 लोग जो दुर्घटना या किसी भी कैजुअलिटी के समय पे या किसी भी ओकेज़न में, किसी भी है ना कार्यक्रम में या शॉप फ्लोर में होने वाली किसी भी गतिविधि में सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों का चयन करके उन लोगों को इन सब चीज़ों में ट्रेन किया जाता है। तो फर्स्ट एड के लिए भी कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है, जिसमें उनको ये सिखाया जाता है कि फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या सामान होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हर व्यक्ति को इसकी जानकारी बेसिकली होनी चाहिए। हम शॉप फ्लोर से बाहर निकल के अगर बात करें तो गाड़ियों में भी फर्स्ट एड किट रखी रहती है। ये है कि बहुत से लोगों को उसका प्रयोग करना नहीं आता है, वो बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर बाद में हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन शॉप फ्लोर में ये एक व्यवस्था बनी है, क्योंकि सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से देखा जाए तो हर शॉप फ्लोर में फायर एक्सटिंग्विशर और सेफ्टी की किट होना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुँचे उसके पहले उसके है ना बह रहे रक्तों को, उसके जो भी जितने भी अंगों में डैमेज हुआ है उनको सुधारने या उनको सही अवस्था में रखने के हिसाब से हमें सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो पहले ही हम करके और उसके बाद ही उसको हॉस्पिटल के लिए लेके जा पाते हैं, क्योंकि टाइम लग ही जाता है जनरली। इसलिए पहला जो आज का जो टॉपिक नंबर 3 है उसमें हम फर्स्ट एड बॉक्स देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो कोई एक आधी आइटम आपको क्वेश्चन के रूप में वो मिलेगा, जिसमें एक होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट एड निम्न में से फर्स्ट एड बॉक्स का एक हिस्सा या एक पार्ट है। ठीक है ना, तो जनरली सब पहचान में आ जाते हैं, फिर भी मैं सभी के नाम बोल देता हूँ, लगेगा तो लिख देता हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स में जो सबसे पहला आइटम होता है वो है टिंचर आयोडीन। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। ऐसे ही होता है टिंचर बेंजोइल। ये ज़्यादातर घावों को साफ करने के लिए होता है। मर्क्यूरोफ्रॉम ये बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है, तब उसका नाम ना लिख के आप एंटीसेप्टिक क्रीम लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। छोटे मोटे कट वट जो भी होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए। ठीक है ना। रुई ये बेसिक चीज़ है, सभी को मालूम है। इसके साथ आता है गाज। गाज बेसिकली वो होता है, आपने देखा होगा कि रुई को लगाने के लिए एक जाली वाला कपड़ा लगाया जाता है जिसके अंदर रुई रहती है, क्योंकि डायरेक्ट रुई अगर आप घाव के ऊपर रख दोगे जब ब्लड का थक्का बनेगा तो रुई उसके साथ में सूख जाएगी और कड़क होकर बॉडी के साथ में चिपक जाएगी, जब निकालते समय और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि गाज का प्रयोग करते हैं। गाज के अंदर क्या होता है कि वो जालीदार कपड़ा होता है, उसके बीच में रुई रख के उसको आसानी से रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रुई डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में नहीं आती है और वो चिपकती नहीं है, इजीली निकल जाती है। ठीक है ना, तो वो गाज। इसके अलावा होता है इसमें तिकोनी पट्टी। जनरली ये
बांस वास किसी की भी होती है, लकड़ी शीशम किसी भी लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है कि एक बैंडेज का एक टुकड़ा लपेट के रखा जाता है, ठीक है ना, इसको तिकोनी पट्टी कहते हैं, जो ज़्यादातर बॉडी को सपोर्ट देने और इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। किमचिया या कमानिया, किमची अपन कमानिया, ये सब चीज़ें बेसिकली इस बात पर है कि आप अगर मान लो बॉडी का कोई पार्ट डिसलोकेटेड हुआ है तो उसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि एक तरीका होता है, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है मान लो, तो फ्रैक्चर होने की कंडीशन में क्या होता है कि उस पार्ट को, जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ है उसको सही रूप में रखने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पीछे लगा दिया जाता है और उसके साथ में उसको सपोर्टिव रूप से बांध दिया जाता है। मतलब बैंडेज हो तो बैंडेज से, अगर दुपट्टा या इस तरह के कपड़े हो आपके पास तो उससे बांध कर उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो और ज़्यादा डैमेज ना हो और उसको ले जाकर फिर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो वो व्यवस्थाएं इसमें रहती है, जो किमची कमानियाँ ये सब चीज़ें उसमें रहती है, ठीक है। इसके अलावा काटने पीटने के औजार जैसे कैंची, सुई, ठीक है, और एक नाइफ या चाकू, ये बेसिकली इन चीज़ों में काम आता है कि जैसे आपने बैंडेज का प्रयोग किया तो बैंडेज को अगर आपको काटना पड़ा तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है स्किन लटक जाती है, ठीक है ना, तो उस इसकी जो कटी हुई और डेड स्किन है उसको उसी समय काट देना ताकि दर्द कम हो जाए व्यक्ति का। इसके लिए भी कैंची का प्रयोग किया जाता है। और जनरली तो बाकी ये है ना, बैंडेज वगैरह को काटने वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है सूंघने का नमक, मेनली इतनी चीज़ें तो आपके बॉक्स में होती ही होती है। इसके अलावा एक बुखार की टेबलेट जिसमें पैरासीटामोल वगैरह, एक एंटीबायोटिक किसी भी प्रकार का रखा जाता है। बहुत इमरजेंसी में अगर आपको नॉलेज है तो ही आप इसको देते हैं, अदरवाइज इसको नहीं दिया जाता। इतने पार्ट को अगर हम छोड़ते हैं अभी, तो एक इसमें जरूरी चीज़ आती है कि सपोज करो व्यक्ति बेहोश हो गया है या खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमारा बेसिक जो आज का टॉपिक है वो वही है। मैं स्टेट बॉक्स में ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय वेस्ट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते नहीं हैं, बहुत नॉमिनल क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम से कम क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे, हो सकता है ना भी मिले, केवल फर्स्ट एड बॉक्स का नाम लेके ही काम चल जाए। तो इसलिए अपन इसमें ज़्यादा ना उलझें। इसमें जो मेन चीज़ आएगी वो है सांस देने की विधियाँ। और ये सांस देने की विधियों की जो बात कर रहे हैं अपन, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ करो किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से व्यक्ति बेहोश हो जाता है और बेहोशी के दौरान वो सांस नहीं ले पाता है। तो जब व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता है तो हमें क्या करना होता है, उसको अपने से सांस देना पड़ती है। तो इसकी कुछ विधियाँ हैं। बिफोर वो विधियाँ देखें उसके पहले हम एक छोटा सा सिंपल फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमारा जो लंग्स होते हैं उसके अंदर हमारे डायफ्राम होते हैं। ये डायफ्राम का काम होता है फैलना और सिकुड़ना, यही सांस लेने और छोड़ने की एक प्रक्रिया है। अगर हम इसको समझ सकते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सांस को फिर दोबारा से चालू कैसे किया जाता है। आप लोगों ने बहुत से वीडियोस वगैरह में देखा होगा, सीपीआर वगैरह है ना, आजकल कॉमन हो गया ये सब चीज़ें, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। नॉर्मली अपन सीपीआर देने का एक तरीका होता है कि मुंह से मुंह लगा के सांस देते हैं, छाती को दबाते हैं, पसलियों को दबाते हैं वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब हम कोर्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या जब कोर्स के हिसाब से इस पर बात करते हैं तो हमें नाम देना होता है, क्योंकि क्या होगा पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ। ये वीडियो से एक चीज़ मुझे याद आई है कि देखो, एक है कि हम जितना हो सकेगा हर चीज़ को हिंदी में कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो सारे विधियाँ ज़्यादातर बाहर के लोगों ने बनाई है, तो इसलिए उस नाम भी उसके हिसाब से इंग्लिश में। और क्वेश्चन जो होते हैं आपके पेपर, अगर आपने देखा होगा पीयूसी कंपनी में जो पेपर होते हैं ज़्यादातर बहुत शुद्ध हिंदी में आते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर आपको पेपर सॉल्व करने में होती है तो वो हिंदी की वजह से होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जितना हो सके आप पेपर में हिंदी का प्रयोग करें, आप पढ़ाई में हिंदी का प्रयोग करें।
क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन देखने का भी आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें इंग्लिश में है तो उनको फिर आपको उसी हिसाब से देखना है, ठीक। तो हम बात करें कृत्रिम श्वास विधि की, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसको देने की एक पद्धत होती है, उसके हिसाब से इसको चलाया जाता है। बिफोर ये करें उसके पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सीडेंट घटने के बाद में हमें सबसे पहले करना क्या है। तो क्या होता है शॉप फ्लोर में, एक तो ये है कि बहुत बड़े बड़े शॉप फ्लोर होते हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है ये मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट जाते हैं कंपनियों में, तो वहाँ उन्होंने शॉप फ्लोर को देखा होगा। नहीं तो एक शॉप फ्लोर की अगर रूपरेखा देखेंगे तो गेट से जब आप शॉप फ्लोर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक गाइडलाइन बनी होती है, वाइट या येलो कलर की पट्टियाँ होती हैं दोनों तरफ, जो ये बताती है या दर्शाती है कि इसी के बीच में आपको मूव करना है या चलना है। आप अंदर जाओगे तो बहुत साइड है ना, मशीनें लगी होगी, बड़ी बड़ी क्रेनें लगी होगी, ठीक है, और कई सारी चीज़ें लटकती झूलती इस तरह की चीज़ें, सामान पड़ा होगा, है ना। ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि हाउसकीपिंग के तहत सामान को रखा जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि, है ना, कोई चीज़ें लाइन से बाहर आ जाती है। इसके अलावा जब हम मशीनों पे जाते हैं तो मशीनें बहुत विकराल होती है। आपने ITI के दौरान जो मशीनें देखी है उस मशीनों से जस्ट 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना तक ये मशीनें बड़ी होती है। तो सोचिए जब इन मशीनों पर एक्सीडेंट घटते होंगे तो किस रूप में और किस हद तक घटते होंगे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है। जब भी आप शॉप फ्लोर में काम कर रहे हो और आप ही की शॉप फ्लोर में कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसकी प्रतीति को कम से कम या रोका जा सके। जैसे मान लो कोई मशीन रन पोजीशन में अचानक ही एक्सीडेंट करती है और मशीन रुकी नहीं है, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको जाकर वहाँ पर मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो किस अवस्था में है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति नीचे गिर गया है और हम सडनली जाते हैं और तुरंत उसको उठा लेते हैं, ये एक गलत तरीका है। क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वह हो सकता है शारीरिक तौर पे बहुत अस्त व्यस्त तरीके से गिरा हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी बॉडी कुछ ऐसे मूवमेंट पर हो कि बॉडी का कोई हिस्सा जर्क या क्रैक की स्थिति में पड़ा हो। आपके बेतरतीब तरीके से उठाने पर हो सकता है उसकी बॉडी में जो क्रैक आने नहीं आ रहा है, आने की पोजीशन में है, वो आ जाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रोगी के पास जाते हो, ये देखते हैं कि वो अचेत अवस्था में है या सचेत अवस्था में है। अगर वो थोड़ा बहुत बोलने की अवस्था में तो पहले उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट इधर उधर फंसा तो नहीं है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ, है ना, कोई चीज़ उलझी हुई है। जैसे होता है कई बार पैर या हाथ या शोल्डर, है ना, या नेक वगैरह कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो ये सब चीज़ें पूछने के बाद ही उससे पूछा जाए कि उसको पलटाया जाए अथवा नहीं। तो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से उसको सुविधाजनक पोजीशन में लाया जाता है। ये तब है जब वो सचेत अवस्था में। अब ये बात करते हैं कि जब वो अचेत अवस्था में, तो अचेत अवस्था में है तो हम जाके ये देखते हैं कि पहले तो कि वो सांस ले रहा है या नहीं। तो चूंकि इम्पैक्ट हुआ ही है तो बॉडी कई बार शॉक की वजह से, है ना, बहुत कॉम्पैक्ट स्थिति में चली जाती है और सांस लेना, अपने जो नेचुरल तरीका होता है उससे सांस लेना भूल जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हम त्वरित उसके डायफ्राम को एक्टिव कर देंगे तो वो नेचुरल तरीके से सांस लेना चालू कर देगा। बाकी चीज़ें तो हॉस्पिटल में हो ही जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जब तक एम्बुलेंस आएगी ये आएगी उसके पहले आप उसको किसी तरह से सांस देना प्रारंभ कर दें। इसके लिए हमें कृत्रिम श्वास प्रणालियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा इसमें शेफर विधि। बहुत सिंपल विधि है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शेफर मशीन देखी है, वैसी उसी लाइक दिस उसी के लिए रखी होती है। हालांकि इसको बनाया शेफर ने इसलिए नाम शेफर रखा है। मैं शेफर मशीन का सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है। जैसे आपकी शेपर मशीन चलती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, वैसे ही आपको व्यक्ति की बॉडी को मूवमेंट देना है। डायफ्राम को फैलना और सिकुड़ने का काम बिल्कुल सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना है। रोगी जो होता है उसको चेस्ट के बल पे ज़मीन पर लेटा देते हैं, दोनों हाथ उसके सामने की तरफ रख देते हैं और सिर को एक और टिल्ट कर देते हैं। इस दौरान उसके मुंह को खोल दिया जाता है ना, और ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो नीचे की धूल मिट्टी है उसके मुंह में ना जाए। इसकी व्यवस्था करने के बाद में आपको उसके कमर के बाजू में बैठना है और कमर से लेकर
छाती के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको आगे और पीछे दबाते हुए मूवमेंट देना है। पहले आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। ऐसा तब तक करना है जब तक कि उसके डायफ्राम नेचुरली वर्क करना ना शुरू कर दें। एक बार वो सांस लेना शुरू कर दे उसके बाद में इसकी प्रतीति को कुछ हद तक कम कर देते हैं। कम करने के बाद में उसके हाथों की हथेलियों को रगड़ रगड़ कर गर्म किया जाता है, और ऐसे ही पैरों की हथेली के साथ भी किया जाता है। ठीक है, तो ये पहली मेथड थी जिसे हम शेफर मेथड कहते हैं। इसका भी ज़्यादातर नाम ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया आजकल, तो आपको केवल नाम ही आएगा। फिर भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं कहीं वाइवा फेस करना पड़ता है, तो वहाँ हमें इसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी विधि है इसमें सिल्वेस्टर विधि। इसको भी सिल्वेस्टर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम सिल्वेस्टर विधि पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जस्ट शेफर के अपोजिट व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया जाता है। इस पीठ के बल लेटाने के बाद इसके दोनों हाथों को कोहनियों के साथ में उसकी छाती के पास में लिया जाता है। लाने के बाद में छाती को फिर से उस तरीके से दबाया जाता है जिस तरीके से डायफ्राम आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए फुलना और सिकुड़ना ये काम शुरू करते हैं। फिर से वही प्रोसेस है, आप तब तक ऐसा करोगे जब तक कि वो नेचुरली चालू ना हो जाए। एक बार चालू हो जाए उसके बाद में फिर व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिल्वेस्टर मेथड। और थर्ड मेथड है लोबार्ट मेथड। लोबार्ट विधि ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका एक और नाम है कृत्रिम श्वसन विधियाँ। इसमें कुछ नहीं करते हैं, ये जनरली वो प्रोसेस है जो प्रोसेस में पहले आपसे बात किया था शुरुआत में कि CPR देने की प्रोसेस आपने पिक्चरों में देखी होगी। बस सेम वही प्रोसेस है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, रोगी को लेटाते हैं सीधे पीठ के बल और इसके मुंह को खोलते हैं, मुंह से मुंह लगाकर सांस को देते हैं, मुंह हटा लेते हैं, सांस को बाहर निकलने देते हैं, फिर से दोबारा देते हैं, और इसी दौरान छाती को है ना 5-5 के सेट में या 10-10 के सेट में 15-15 के सेट में प्रेस करते हैं। ठीक, बिफोर ये काम करें उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है कई बार हमारा कोई अपना अगर घायल होता है तो हम ये काम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, लेकिन ये पराया होता है तो वो करने में हमें हिचक या संकोच होती है, क्योंकि जिस भी समय बॉडी को इम्पैक्ट महसूस होता है तो बॉडी बहुत तरीके से रिएक्ट करती है। उसमें जो कफ या बलगम है उसका आना एक नॉर्मल चीज़ है। कई बार होता है कि मुंह के आसपास ही चोट लगी तो ब्लड आना भी एक नॉर्मल चीज़ है। बहुत से लोग ब्लड नहीं देख पाते हैं और बहुत सारे लोग ये कफ भी नहीं देख पाते हैं। तो नाक से कफ बह रहा है, मुंह के आसपास ही है, उसी व्यक्ति को आपको किस तरह से CPR देना है, तो ये काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें मन को बहुत पक्का करना पड़ता है। फिर से मैं इसको कर रहा हूँ कि अगर कोई हमारा अपना है तो हम बिना सोचे समझे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन पराये के लिए करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन उस समय जिस समय आपको ये काम करना है उस समय सारी चीज़ें छोड़कर है ना इस ओर ध्यान देना है। और इसका सबसे अच्छा और सही तरीका है कि एक कपड़े से उसके मुंह और उसके नाक के हिस्से को अच्छे से साफ कर दिया जाए, नाक को पकड़ के मुंह को खोला जाए, मुंह से मुंह लगाकर सांस दिया जाए, फिर से डायफ्राम को या चेस्ट को पसलियों के पास से या बीच से है ना 5 से 10 बार प्रेस किया जाए, फिर से मुंह दिया जाए, मुंह से मुंह सांस लगा कर दी जाए, है ना। और ऐसा प्रोसेस तब तक किया जाए जब तक कि वो उससे सांस लेना शुरू ना कर दें। पहले की जो 2 मेथड है इसमें क्या होता है कि इसमें आप बॉडी का है ना इम्पैक्ट उसके डायफ्राम पर डालते हो और उसी के हिसाब से उसको चालू करने का प्रयास करते हो, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट सांस दे रहे हैं। ये कुल मिला के वैसे ही है कि जैसे पाइप के अंदर फंसे कचरे को निकालने के लिए फूंक मारा गया है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस ज़्यादा कारगर रहती है क्योंकि तुरंत सांस जा रही है अंदर तुरंत, है ना। तो इसलिए ये प्रोसेस अच्छी है, करने लायक है और इसको किया भी जाता है ज़्यादातर। इसका एक दूसरा नाम है कृत्रिम श्वसन विधि भी बोलते हैं इसी को, है ना, या मुंह से नाक श्वसन की विधि इसी को कहा जाता है। इसमें बहुत इजी हो जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोसेस थी सांस देने की जिसको लोबार्ट विधि कहते हैं। इसके अलावा एक यंत्र पूछा जाता है, ज़्यादातर आपने पेपर में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कृत्रिम श्वास देने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं रिसिटेटर बैग। ठीक है, ये तो विधियाँ हो गई है, वो यंत्र होता है ना। उसमें कुछ नहीं होता है, एक ब्लोअर टाइप का बना होता है जो मुंह के साथ में फिट हो जाता है और उसको ब्लोअर को दबाने से उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो मुंह के अंदर चली जाती है, छोड़ने पर वो हवा वापस
उसमें चली जाती है, ब्लोअर वापस खुल जाता है। तो वो भी एक आसान विधि है। जिन लोगों को मुंह से मुंह लगाकर सांस देने में तकलीफ होती है या है ना प्रॉब्लम आ रही है या वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा काम, तो वैसी सिचुएशन में इसको रखा जाता है। ये भी फर्स्ट एड के किट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे भी सांस दी जाती है। ये एक तरीका था जिसकी वजह से हम दुर्घटना घटने के बाद में जीवन को बचाने के लिए काम करें, मतलब किसी का जान बचाने के लिए हम काम करते हैं, तो उसमें श्वसन की विधियाँ आती है ये वाली। तो ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो मैं उसको सरसरी तौर पर बता देता हूँ क्योंकि वो चीज़ें फिर बाद में नहीं हो पाएगी। कि दुर्घटना होने के बाद में एक पहला काम होता है अपने वरिष्ठ उच्च अधिकारी को सूचना देना। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति क्या होता है, दिमाग से शांत होता है, संतुलित होता है। उसका काम यह होता है कि वो इस ओर ना देख के, जिस ओर आप कैजुअलिटी की तरफ देखते हो, वो कैजुअलिटी को बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करता है। जैसे मान लो करंट फ्लो हो गया है सब जगह, तो वो पावर सप्लाई को रुकवाएगा, है ना। कहीं किसी स्थिति में आग लग गई है तो तुरंत फायर ब्रिगेड और ये वो सब चीज़ें मैनेज करना उसका काम है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के हिसाब से, और वो उसको और आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो जो प्रयास कर सकता है वो उस ओर ध्यान देगा, ठीक है। तो इसलिए वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने का मेन कारण ये है, क्योंकि संबंधित विभागों की जानकारी या उनका कांटेक्ट उसके पास में होता है, इसलिए ये काम हम पहले करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है कि दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले क्या किया जाए, तो उसमें ये किया जाता है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी जाती है। लेकिन एक चीज़ और है, दुर्घटनाग्रस्त रोगी के लिए सबसे पहले किया जाने वाला काम, तो उसको फर्स्ट एड की व्यवस्था की जाती है। बेहोश व्यक्ति या जो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है उसके लिए किया जाने वाला पहला काम, उसको कृत्रिम श्वसन विधि या उस मेथडों द्वारा सांस देने का प्रयास करना है। तो ये क्वेश्चन के रूप में ये मैं आपको आगे जब भी पीडीएफ शेयर करेंगे अपन, तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दे दी जाएगी, सारे क्वेश्चन और आंसर बने हुए मिलेंगे आपको। जो विधियाँ मैंने आपको आज बताई है, ऑफलाइन क्लासेस में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाती है, मेरा नया बैच आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, या मेरे बताई हुई जो भी बातें वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। तो इसी आशा के साथ में आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। नमस्कार।